नाउ स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं राशि आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी 24 प्लस पे आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज हम सभी का संविधान से और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसका निचोड़ आज हम ढूंढेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जिन जिन दोस्तों ने हमारी वीडियो स्टडी 24 प्लस को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं जो कि आगे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एग्जाम्स के लिए आप लोगों को तो पता ही है एग्जाम कितनी जल्दी जल्दी अब आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को प्रिपेयर होना है, तो आप सभी लोग हमारे स्टडी 24 प्लस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आप सभी से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन नंबर बी संसदीय मामलों के मंत्री को, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति को। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसे करती है? लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, या फिर भारत के राष्ट्रपति को। तो दोस्तों, आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, देखिए, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी इंग्लिश में। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों, कुछ सिलेक्टेड सदस्यों अपनी समिति, सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। तो आप लोग समझे पहले, लोक लेखा समिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी, भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। भारत सरकार के सभी खर्चों की परीक्षा करती है, लेखा परीक्षा करती है, यानी कि ऑडिटिंग करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है, ये संसद बनाती है। लोक लेखा समिति संसद बनाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इंग्लिश में भी आप लोग याद रखिएगा, पब्लिक अकाउंट समिति। अगर आपसे पूछा जाए पीएसी, तो लोक लेखा समिति की बात की जा रही है आप सभी से। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि जो संसद के कुछ चुने हुए सदस्य होते हैं जो कि सरकार, भारत सरकार के खर्चों की लोक समिति करती है। ठीक है, लोक समिति जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है, सॉरी दोस्तों, लेखा परीक्षा करती है। तो यह समिति संसद द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है भारत के राष्ट्रपति को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर बी प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी विधि के समक्ष समानता। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है कि कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर ए समान नागरिक संहिता राज्य का नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, नागरिक को समान संहिता, समझ रहे हो ना आप? देखिए, इसको थोड़ा सा जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4, अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में और किस भाग में ये बात कही गई, तो भारतीय संविधान के भाग 4 की अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है। पूछता है कि नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है। किस भाग में? तो भाग 4 में, भाग 4 में। ठीक है,
ये दो आपने देख लिया, इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल गए, अनुच्छेद किस, अनुच्छेद से भाग किस। तो ऑप्शन अगर आपसे आए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की किस भाग में, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है 36 से 51, 36 से 51 में, ठीक है। ये सर्वप्रथम आयरलैंड के संविधान से लागू किए गए थे। अगर पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंग्लिश में कहते हैं इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे आयरलैंड से लिया गया। अगर पूछा जाए किस भाग से, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 में। तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति, कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन सदस्यों में से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन, या सदन की बात हो रही है, किस सदन सदस्यों से गठित की जाती है? ऑप्शन देख सकते हैं आप सभी। ऑप्शन नंबर 1 दोनों सदनों के सदस्यों से, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सदस्यों से, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के सदस्यों से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन सदस्यों में गठित की जाती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के सदस्यों से। देखिए प्राक्कलन समिति एक समिति की बात हो रही है यहाँ पे, तो संसद की किस सदन सदस्यों से गठित की जाती है? तो संसद के लोकसभा के सदस्यों से। दो मतलब सदन है हमारे, राज्यसभा लोकसभा दोनों। तो आपको यहाँ गलती नहीं करनी है कि राज्यसभा होगा इसका राइट आंसर, नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा के सदस्यों से प्राक्कलन समिति सदस्यों से गठित की जाती है, ठीक है। तो जानते हैं हम, रुकिए, तो देखिए समिति, यह समिति संसद के माध्यम से, संसद के माध्यम पार्लियामेंट सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। प्राक्कलन समिति, यह समिति क्या करती है? लोकसभा समिति जैसे कि लोकसभा संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह स्थायी मित व्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है और इसकी आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं। मतलब कि सरकार जो पैसे को व्यय करती है, मतलब देख रहे हो आप यहाँ पे धन के व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल करती है, पहले कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहा है, इस चीज की जांच पड़ताल करती है, और जो भी फिजूल खर्ची है उस पर रोक लगाने का काम करती है, ठीक है। तो आप समझ गए, इसमें ज्यादा डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए, संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ध्यान दीजिए, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी भारत की संसद, ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी संघीय वित्त मंत्री। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद, किसका? भारत की संसद से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का, ठीक है। तो यहां देखते हैं थोड़ा सा और, भारत की संसद जान लीजिए पहले, भारत की संसद अथवा पार्लियामेंट, संसद बोल रहा तो पार्लियामेंट की बात हो रही है, पार्लियामेंट दो, मतलब संसद हमारे पास दो है, राज्यसभा लोकसभा। तो देख सकते हैं हम, भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। भारत देश की विधान पालिका, रुकिए, भारत की संसद अथवा पार्लियामेंट भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है, ये भी ध्यान दीजिएगा, वहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, लोकसभा का क्या होता है कि लोगों का सदन, लोकसभा का मतलब है यहाँ पे लोगों का सदन,
और राज्यसभा अर्थात राज्यों की परिषद। ये ध्यान रखना है आपको, लोकसभा मतलब लोगों का सदन और राज्यसभा का मतलब है यहाँ पे राज्यों की परिषद होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन किया है अनिवार्य है, तो भारत की संसद। देख सकते हैं ना आप, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की संसद। ठीक है, तो आप लोग समझ गए यहाँ पे भारत की संसद अथवा पार्लियामेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है, यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी हो रही है, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, इन दोनों की बात हो रही है। लोकसभा मतलब लोगों का सदन और राज्य का मतलब यहाँ पे हो गया राज्यों का। ठीक है, तो राज्यों का सभा हो गया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में लोकसभा स्पीकर का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी चयनित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष, तो बताइए आप लोग कौन। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, ना ही मनोनीत किया जाता है, ना ही चयनित किया जाता है, ना ही नियुक्त किया जाता है, केवल निर्वाचित किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को अपना ध्यान रखना आंसर, कहीं आप गलती से चयनित ना करके आ जाए तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा वहां पे उसी टाइम पे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, और हाँ, भारत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ये ध्यान रखिएगा आप, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है यहाँ पे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी वित्त सचिव या ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। तो दोस्तों आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कॉस्टिंग, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, कॉस्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं कब। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कॉस्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं कब करते हैं, तो आप सबको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन के मामले में, ऑप्शन नंबर सी आपातकाल के मामले में, ऑप्शन नंबर डी जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है अपना राइट आंसर कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कॉस्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं कब करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो, यानी कि जब दो पार्टी आपस में वोट बराबर करते हैं तो उसका निर्णय नहीं हो पाता, तब पोस्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं और तब हम यह निर्णय ले पाते हैं कि कौन विजेता है और कौन हार रहा है। तो पोस्टिंग वोट का प्रयोग तभी हो पाता है जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। ये तो आप सभी को गेम में भी पता ही होगा टाई कब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई धन विधेयक, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मैं धन विधेयक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हमें बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को पीछे नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो आप इसे। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा, ध्यान से समझिए, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा
स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकता है। ऑप्शन नंबर ए 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर बी 4 महीने तक, ऑप्शन नंबर सी 1 महीने तक, ऑप्शन नंबर डी 14 दिन तक। तो दोस्तों आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकता है। कितने दिन तक दोस्तों? 14 दिन तक रोक सकता है केवल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, राज्यसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, तो आप सभी को सारे कार्यकाल याद रखने हैं। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी समाप्त होने का विषय नहीं है। तो हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा का कार्यकाल है दोस्तों वो समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? क्या लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी तारकेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है। ठीक है, देख सकते हैं फोटो भी मीरा कुमार जी के। ये हमारी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है मीरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आप सबको बताना है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देख सकते हैं आप सभी। ऑप्शन नंबर ए जेबी मावलकर, ऑप्शन नंबर बी एम ए अयंगर, ऑप्शन नंबर सी हुकुम सेन, ऑप्शन नंबर डी जी.एस. ढिल्लो। तो दोस्तों आप सभी को बताएं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, जीवी मावलकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, दादा साहेब, जिनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलकर जी। ठीक है, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए 540, ऑप्शन नंबर बी 545, ऑप्शन नंबर सी 552, ऑप्शन नंबर डी 555। तो दोस्तों आप सभी को बताना है यहाँ पे कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है अब वो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 552 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए कैसे, रुकिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए, लोकसभा का संगठन सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष का मतलब समझ रहे हैं आप, डायरेक्ट। ठीक है, और एक अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या, संविधान में क्या बोला गया है कि देखिए संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनमें 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा यानी कि उन्हें एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 552 तो होगी, जिनमें से 530 सदस्य। ठीक है, और क्या बताया गया है यहाँ पे 20 संघ शासित, ये भी ठीक है। और 2 आप सभी को पता है कि एंग्लो इंडियन यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 2 एंग्लो इंडिया। तो आप सभी को ये बात ध्यान में रखनी है कि मतलब अगर आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो तो है ही, आपको पता ही है 552। ठीक है, जिनमें से 20 सदस्य केंद्र संघ शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन
530 राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, और 552 तो है ही हमारे संविधान में व्यवस्था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 500। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा स्पीकर को, ऑप्शन नंबर बी संसदीय मामले के मंत्री को, नियंत्रक, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, तो ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पीएसी, भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्य वाली समिति, मतलब संसद जिसे सदस्य चुनती है, इनमें लोक लेखा समिति में जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है, मतलब ये समिति जो है ना वो संसद बनाती है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। कौन सी समिति, लोक लेखा परीक्षा, देखो लेखा परीक्षा, यहां देखिए लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन भी नाम दिया गया है, ठीक है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, टोटल तो 22 होते हैं, ठीक है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे क्या कहा है इन्होंने, कि समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते, केवल 1 वर्ष के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी भारत का महानियंत्रक, ऑप्शन नंबर सी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी विधि सचिव। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे अपना राइट आंसर बताना है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे अपना राइट आंसर बताना है कि किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है कि भारत के महान्यायवादी को ही अधिकार है संसद को संबोधित करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने दोस्तों, 1948, 1949, 1950, 1951। तो आप सभी को बताना है कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका 1950, ठीक है। 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। सर्वप्रथम किसने गाया था? तो दोस्तों ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, ऑप्शन नंबर सी भारत और यूएसए में है, मतलब दोनों देशों की बात लिखी है, केवल यूके में है। तो आप सभी को बताना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था सिर्फ भारत में है, यूएसए में है, यूएसए भारत दोनों में है, या फिर केवल यूके में है। तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, भारत और यूएसए में दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को देखा गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। न्यायिक पुनरावलोकन, तो इसको थोड़ा हम जान लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक पुनरीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है।
उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्य तथा कभी कभी विधायिका के कार्य की न्यायपालिका द्वारा पुनर्निरीक्षा का प्रावधान हो। समझिएगा क्या होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, कार्यपालिका के कार्य, कभी कभी विधायिका के कार्य, कभी कभी न्यायपालिका द्वारा पुनर्निरीक्षा यानी कि रिव्यू को प्रावधान हो, रिव्यू का प्रावधान हो, तो इसे न्याय मतलब कि दोबारा से रिव्यू करना। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब। तो ये भारत और यूएसए दोनों में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ऑप्शन नंबर ए भारत की, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका की, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन की, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड की। तो ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी दोस्तों। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत की देन है ये। ठीक है, शून्यकाल भारत से, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर सी रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के संविधान से। दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य भी है, तो उसका विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट, हम डीपली में पढ़ते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन यानी कि 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए किस समिति? सरदार स्वर्ण सिंह संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो दोस्तों आप बोलेंगे रूस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इसे भाग 4 क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में आता है कि अनुच्छेद 51 क में? दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर पूछा जाए मौलिक कर्तव्य भाग तो 4 क अनुच्छेद 51 का और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। समाजवादी, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना के सम्मिलित किए गए थे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, दो चीजों की बात। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शन आप सभी के सामने लगे हुए। ऑप्शन नंबर ए 44 यानी 41वें संशोधन द्वारा, 42 42वें संशोधन द्वारा, 43 यानी कि 43वें संशोधन द्वारा, 44 44वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है यहाँ पे कि किसके तहत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन द्वारा। हाँ, 42वें संशोधन द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे।
अब दो वकीलों ने इन्हें हटाने की मांग करते हुए कहा कि यह संशोधन भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत थी। अब क्या हुआ कि ये दो जो शब्द था 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द थे, यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों थे। बट फिर क्या हुआ कि मतलब शब्द जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, ठीक है। तो वकीलों ने इन्हें हटाने की बात कही, मांग करते हुए कहा कि यह संशोधन भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत थे, तो इन्हें हटाने की मांग की गई थी। तो आप लोगों का राइट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी है। अनुच्छेद 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। अगर पूछा जाए किसके, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये दो शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप सबके लिए आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।